हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी। सो डियर, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 17 को ख़त्म किया था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 18। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर में सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा लेंथी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ 20 से 25 या 30 मिनट की हद से हद वीडियो होगी। ठीक है, सो फटाफट से कवर करते हैं। 4 से 5 सेक्शन है, बहुत ईजी है, जल्दी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या, बस अपने नोटबुक पेन उठाना है और मेरे साथ साथ नोट डाउन करना है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए जी, लिखिए सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 की हेडिंग है डियर, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। बहुत छोटे छोटे से सेक्शन है, बहुत इजी है। ठीक है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। लिखना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ फर्म फॉर द purposes of the business of the firm। क्लियर जी। एजेंट का मतलब हमने देखा था कि सर, अगर पार्टनर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए फर्म क्या हो गई थी, लायबल हो गई थी डियर, फर्म भी बाइंड हो गई थी। क्लियर है, लेकिन कौन सा काम वो करेगा, पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो वो बिजनेस के लिए कर रहा है। क्लियर है, डन। चलिए जी, बस इतना सा है। सर एक बात बताओ, क्या सभी पार्टनर्स एजेंट हो गए? जी हाँ, बिल्कुल सभी पार्टनर्स एजेंट माने गए। सर, तो फिर क्या जो एजेंट होते हैं वो भी पार्टनर्स होते हैं? नहीं, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। आप सबको मैं ये डिफरेंस नोट करवा देता हूँ। ठीक है, आपकी बुक में था तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। वैसे सोचने वाली सिंपल सी बात है बेटा, कि मान लो जो पार्टनर्स हैं, मेन डिफरेंस क्या रहेगा, जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉपर्टी में बाकी पार्टनर्स के साथ हिस्सेदार रहते हैं। लेकिन क्या एजेंट अपने प्रिंसिपल के साथ ऐसे हिस्सेदार रहता है? नहीं। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है इसमें, मेन डिफरेंस जिसे हम कह सकते हैं वो यही है। क्लियर है, इसको लिख लीजिए आप, कहीं बाद में गलती ना हो। ठीक है, लिखिए द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम, हिम का मतलब यहां पे पार्टनर। क्लियर, एंड अ मेयर एजेंट is that he has a, now he again means partner, community of interest with other partners with other partners in the whole property and liabilities of partnership, whereas an agent
as such has no interest। क्लियर जी? मतलब कि जो पार्टनर होगा उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट रहेगा लायबिलिटी में, मतलब कि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो मेयर एजेंट होगा, जो सिर्फ एजेंट होता है डियर, उसकी कोई ऐसा हिस्सेदारी नहीं रहती। क्लियर है? चलिए, इसको नोट के रूप में आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट। चलिए जी, सर क्या इतना ही था ये सेक्शन? बिल्कुल जी, सेक्शन खत्म, पता भी नहीं लगा। लिखिए सेक्शन नंबर 19, हेडिंग डालिए डियर, implied authority of partner as agent of the firm। क्लियर? मतलब कि जब पार्टनर होगा कोई तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी, बाय डिफॉल्ट अथॉरिटी क्या होती है, क्या अथॉरिटी बनती है। क्लियर है? चलिए जी, लिखिए। उससे पहले मैं लिखवाऊंगा आपको आपकी सबसे प्यारी लाइन, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ, यहां पर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बोला गया डियर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 22, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 22। सर ये सेक्शन नंबर 22 में क्या लिखा है देखेंगे अभी, ठीक है। हाँ जी, लिखिए पॉइंट नंबर 1, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर which is done to carry, which is done to carry on in the usual way। माय डियर, यूजुअल वे का यहाँ पर मतलब होता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब जैसे कि नॉर्मली बिजनेस चलता है बिल्कुल वैसे, ठीक है। यूजुअल वे, बिजनेस ऑफ काइंड कैरिड ऑन बाय फर्म। इस लाइन का मतलब है डियर कि उस टाइप का बिजनेस जो फर्म करती है। क्लियर? उस टाइप का बिजनेस जो फर्म नॉर्मली करती है। क्लियर है? बाइंड्स दी फर्म। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, लो, बताने के लिए तो मैं हूं यहां पर, ठीक है। कहते हैं जी, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ काइंड कैरिड ऑन बाय फर्म बाइंड्स द फर्म। सिंपल सी भाषा में, कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है जो काम बिजनेस नॉर्मली करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्नीचर बना के बेचता हूं। क्लियर? और फर्नीचर के सेल परचेज के हमारे एग्रीमेंट होते होंगे। तो मेरी फर्म रॉ मटेरियल खरीदने का यानी लकड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल करती है, यूजुअल करती है। और अगर उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्टनर कर लेता है तो इसका मतलब उसने अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर दिया। क्लियर है जी? लायबल कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब पार्टनर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए फर्म लायबल हो जाएगी, बट ऐसा काम फर्म के यूजुअल वे में, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ बिजनेस में होना चाहिए। और ऐसा ही काम जो है फर्म है वो करती होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए लिखिए इसका पॉइंट नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, to the contrary, the implied authority of,
a partner does not empower him. सर ये क्या पॉइंट है माय डियर? इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 19 के अंदर दो बातें बोली गई, क्लियर है? पहला पॉइंट तो आपने पढ़ लिया जिसमें ये बोला गया कि पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी ये होगी, क्लियर है? सेकंड पॉइंट में ये बोला गया डियर कि इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर कुछ भी कर सकता है, क्लियर है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पार्टनर के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बताई गई है, क्लियर है? सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम, ये पावर नहीं देती उसको, ठीक है? क्या काम है देखिए, ठीक है? फटाफट लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर ए लिख लीजिए, ए। पॉइंट नंबर ए में लिखिए डियर, सबमिट अ डिस्प्यूट डिस्प्यूट का मतलब आप सब जानते हैं डियर, विवाद, क्लियर? कोई भी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, ठीक है? रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू अच्छा लिखिए टू आर्बिट्रेशन, टू आर्बिट्रेशन। सर आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है डियर? अभी के लिए इतना समझ लो, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना, किसी थर्ड पर्सन के पास जाकर सेटलमेंट करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ए और बी में लड़ाई हो जाती है और ए और बी दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सी के पास जाकर फैसला करवाएंगे, ठीक है? तो सी इज आर्बिट्रेटर, क्लियर है? और इस प्रोसेस को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, क्लियर है? सर इसके भी कुछ रूल्स होते होंगे, कुछ स्पेसिफिक पर्सन होता होगा, जाने दो एक बार, ठीक है? बाद में फिर कभी उसको पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी, पार्टनर क्या नहीं कर सकता डियर? पार्टनर जो है फर्म में चल रहे किसी भी डिस्प्यूट को अपनी मर्जी से उठा के आर्बिट्रेशन में नहीं दे सकता, ठीक है? तो सर कब कर सकता है? जब पूरी फर्म इसके लिए एग्री हो, पूरी फर्म मतलब सभी पार्टनर्स उसके लिए एग्री हो, क्लियर है? डन? हाँ जी। बी, और क्या नहीं कर सकता? ओपन अ बैंकिंग अकाउंट on behalf of the firm on his own name, क्लियर? अपने नाम पर फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता अपनी मर्जी से, क्लियर है? इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, आपको सभी पार्टनर्स को एग्री करवाना पड़ता है, क्लियर है? पॉइंट नंबर सी, कॉम्प्रोमाइज और relinquish any claim or portion of a claim by the firm। सर ये पॉइंट तो बिल्कुल ऊपर से गया, समझो डियर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये ए बी सी तीन जो है पार्टनर थे और किसी डी से इन्हें 5 लाख रुपए लेना था, क्लियर? अब सी भैया जाते हैं डी से 5 लाख रुपए लेने और डी अड़ जाता है, कहता मैं तो नहीं देता, जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो सी ने कहा चल 5 लाख नहीं देगा, 4 लाख देगा। डी डी कहता नहीं 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 नहीं, मैं 4 लाख भी नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। सी ने कहा चल 3 लाख तो देगा। डी ने कहा नहीं 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 नहीं। उसने कहा 2 लाख। अब डी बड़ा शैतान, डी कहता जब ये 50,000 पे आ जाएगा तब मैं हाँ कर दूंगा। ले दे के 2.5 लाख पे बात डन हो गई और ये काम डियर सी ने ए और बी से पूछे बिना कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर देना या रिलिंक्विश कर देना।
वेव कर देना, छोड़ देना। ठीक है, कहने का मतलब पूरी फर्म से पूछे बिना सी ने कैसे कैसे उस सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? सो ये चीज है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता किसी क्लेम से रिलेटेड। डन। चलिए जी सर अगर ए बी सी तीनों एग्री हो जाते फिर कोई बात नहीं थी डियर। जहां पर सभी पार्टनर्स एग्री हैं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर डी लिखिए, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स। filed on behalf of the firm। क्लियर? फर्म ने कोई केस फाइल किया था किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ और कोई एक पार्टनर जाके वो केस वापस ले लेता है। क्लियर? बिना किसी अदर पार्टनर, बाकी सभी पार्टनर से कंसर्न किए बिना, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। फर्म के बिहाफ पे अकेला फैसला नहीं ले सकता। क्लियर जी? नेक्स्ट ई, एडमिट एनी लायबिलिटी in a suit proceeding against the firm। ये भी सिंपल है डियर। किसी थर्ड पर्सन ने फर्म के खिलाफ केस कर दिया, फर्म के अगेंस्ट केस कर दिया, और मिस्टर सी गए कोर्ट में और कोर्ट में कहते हैं ठीक है जी इस केस के बदले मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। सिंपल, खुद ही बोल दिया, कोई क्लेम एडमिट कर लिया अपने आप से, बिना फर्म से कंसर्न किए नहीं कर सकते। क्लियर है? ई हो गया डियर। नेक्स्ट लिखिए एफ, एक्वायर immovable property on behalf of the firm। क्लियर? फर्म के बिहाफ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता बिना कंसर्न के। लिखिए पॉइंट नंबर जी, ट्रांसफर immovable property on behalf of the firm। फर्म से पूछे बिना इस प्रॉपर्टी को बेचा भी नहीं जा सकता। ठीक है? एक लास्ट पॉइंट एच, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द क्लियर जी? अपनी फर्म को किसी और फर्म के साथ या किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता जब तक वो बाकी पार्टनर से इसके बारे में कंसर्न ना करे। क्लियर है? डन। सो ये पॉइंट थे आपके पास, कितने हो गए? 8 पॉइंट हो गए जी, 8 पॉइंट। क्लियर? सेक्शन नंबर कितना था डियर हमारा? सेक्शन नंबर था सर हमारे पास 19। सेक्शन नंबर 19 था इंप्लाइड अथॉरिटी का। इंप्लाइड अथॉरिटी में पॉइंट नंबर 1 बोलता था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 कोई भी पार्टनर कोई भी काम करेगा बिजनेस के यूजुअल वे में तो फर्म को बाइंड कर देगा उसके लिए। क्लियर है? सेकंड कहता है लेकिन इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इनमें से कुछ भी कर दे बिना फर्म से पूछे, यानी 8 रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई लॉ के अंदर। ठीक है? अब डियर सब्जेक्ट टू प्रोविजन 22 दिया गया, मैं आपको कुछ ऐसे समझा देता हूं। ये जो पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी है, इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब पार्टनर्स को बाय डिफॉल्ट ये अथॉरिटीज मिली हुई है, इसके ऊपर 2 तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। क्लियर?
एक को आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कानून ने खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। एक को बोलते हैं हम म्यूचुअल एग्रीमेंट, रिस्ट्रिक्शन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि हमने बातचीत करके एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्लियर है? तो ये वाला जो केस था सेक्शन नंबर 19 का पॉइंट नंबर 2, ये स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है, या 8 पॉइंट स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है। लॉ इजाजत नहीं देता ऐसा करने के लिए। क्लियर है? बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट करके आप ऐसा कर सकते हो। चलिए जी, सर हो गया क्या? नहीं डियर, आपने पढ़ा था सब्जेक्ट टू सेक्शन 22, तो मुझे अभी आपको पढ़ाना है सेक्शन 22 इसी सेक्शन के साथ। क्लियर है? लिखेंगे जी, in order to bind a firm, an act or instrument done, हाईलाइट करना डियर, एनी एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the name of firm or any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। सर क्या बोल गया ये सेक्शन? ये बोलता है डियर कि अगर आपको फर्म को बाइंड करना है किसी भी काम से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जो आपने किया हो, तो उस पार्टनर को या पर्सन को, पार्टनर और पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, जो भी फर्म की तरफ से ये काम कर रहा है, शैल बी डन, वो ऐसा काम करेगा विद द नेम ऑफ द फर्म। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्नीचर खरीदने के लिए जाता हूं, मैं एक पार्टनर हूं किसी फर्म के अंदर और मैं फर्नीचर खरीदने के लिए जाता हूं, तो हम चले गए सुखीलाल फर्नीचर हाउस। अब इसी सुखीलाल फर्नीचर हाउस से मैं फर्म के लिए भी फर्नीचर खरीदता हूं और अपने लिए भी फर्नीचर खरीदता हूं। क्लियर है? तो जब मैं अपने लिए फर्नीचर खरीदूंगा तो बिल मेरे नाम पर आना चाहिए, और जब मैं फर्म के लिए फर्नीचर खरीदूंगा तो मैं उसे एक्सप्रेस करूंगा कि ये काम किसके लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट फर्म के लिए हो रहा है। क्लियर जी? डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं उधार में उससे 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लाया फर्म का नाम लेकर, तो वो अब अगर मैं उसे ना मिलूं तो मेरे पार्टनर से भी तो पैसा मांग सकता है। क्लियर जी? और मेरे पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, मैं पर्सनल नाम पर, अपने नाम पर, फर्म का नाम नहीं लिया मैंने, अपने नाम पर फर्नीचर खरीद के लाया और मैं भाग गई, और वो जाता है मेरे पार्टनर्स के पास कि मालिक मालिक आपके साहब आए थे और फर्नीचर खरीद के गए थे उधार में, लाओ 5 लाख रुपया। तो वो क्या कहेंगे कि भैया हमारी फर्म से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। क्लियर? पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्टैक्ट किया गया था। तो इस सेक्शन में यही बोला गया डियर कि अगर आपको फर्म को बाइंड करना है तो आपको फर्म के नाम पर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? या तो आप इसको फर्म के नाम पर करो, या आप किसी भी तरीके से इन एनी अदर मैनर, कोई भी अदर मैनर हो जो एक्सप्रेस कर दे कि, या इंटेंशन दे दे कि ये काम जो है वो फर्म के लिए। ठीक है जी? इतना है। इसके लिए आप हिंदी में 2 लाइन लिख लो। ठीक है? कि फर्म के नाम से
किए गए काम से ही फर्म लायबल होगी। क्लियर जी? सर ये फर्म का नाम लेना जरूरी है क्या? माय डियर, एक्सप्रेस्ड हो चाहे इम्प्लाइड हो, ठीक है। अगर आपके जनरल कोर्स में आप फर्म के लिए खरीदते हो, ठीक है, जनरली ऐसा ही चलता आता है, तो इम्प्लाइड भी चलेगा। क्लियर है? डन। आपको हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। समझ आया? सर कुछ समझ नहीं आया। चलो एक एग्जांपल आपको और देता हूँ इस पे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ डियर किसी पर्सन से, ठीक है, लकड़ी खरीदता हूँ, फर्नीचर तो हम बनाते हैं, ठीक है। सुखीलाल जी से खरीदा था ना फर्नीचर, चलो दुखीलाल जी को लेके आता है। मैं दुखीलाल जी के पास गया, वहां से लकड़ियां खरीदता हूँ एज अ रॉ मटेरियल। क्लियर है? और वो रॉ मटेरियल मैं महीने में 10 बार 15 बार उनसे खरीदता रहता हूँ। क्लियर? डन। और हर बार मैं ही जाता हूँ। इस बार मैं पर्सनल लेवल पे लकड़ियां खरीदने गया उनसे, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं कि मैं पर्सनली लेता हूँ, और उन्होंने इसको गलती से फर्म के नाम पे लिख दिया, क्योंकि मैं नॉर्मली तो फर्म के नाम पे लेता था, इस बार मैंने पर्सनली ले ली। क्लियर है? तो समझो उस बात को कि उन्होंने फर्म के नाम पे लिख दिया, तो बाय इंप्लाइड अथॉरिटी। क्लियर? ये इंप्लाइड है, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें लगा कि ये हमेशा फर्म के नाम पे लेते हैं, तो ये फर्म के नाम पे ही ले रहे होंगे। इट वॉज माई ड्यूटी कि मैं उनको बताता कि ये पर्सनल है। क्लियर है? सो एक्सप्रेस भी चलेगा और इंप्लाइड भी चलेगा। क्लियर? डन। चले जी, आएंगे डियर नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 20। छोटा सा सेक्शन अगेन, सेक्शन नंबर 20। हेडिंग लिखिए जी, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। सर इसका मतलब डियर अभी बताया पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटीज थी, उसको आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। वो कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन नंबर 20 में। क्लियर? लिखिए जी, द पार्टनर इन अ फर्म द पार्टनर इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट between the partners extend और रिस्ट्रिक्ट, बढ़ाना या फिर कम कर देना, implied authority of any partners। क्लियर? ये था डियर पॉइंट नंबर 1। लिखिए पॉइंट नंबर 2, नोट विद स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन। डियर नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, लाइक नोट विद स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, ठीक है, एनी एक्ट done by a partner on behalf of the firm। दो कीवर्ड्स हैं, कोई भी काम जो किसने किया? पार्टनर ने किया। किस लिए किया? फर्म के बिहाफ पे किया।
which falls within his implied authority, जो कहाँ आता है उसकी implied authority में आता है, which is a part of his implied authority. Clear? Binds the firm. वो क्या करेगा, फर्म को बाइंड कर देगा. क्लियर? फर्म को लाइबल कर देगा. अनलेस, ये यहां से मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं. अनलेस, जब तक द पर्सन विद होम he is dealing knows the is इसको लिखें known of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner. क्लियर? सिंपल सी भाषा में बता देता हूं. द पर्सन विद होम ही इज डीलिंग नोज द रिस्ट्रिक्शन. क्लियर? सिंपल सी भाषा में बता दो सर क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है ये सेक्शन, ये पॉइंट कहना चाहता है. माय डियर, ये कह रहा है सेक्शन नंबर 20 आपसे कहता है कि आप पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है, भले ही आपने एक्सटेंड कर रखी हो, भले ही आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखी हो, और किसी थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग करता है, तो ये दो हो सकते हैं. या तो वो थर्ड पर्सन उस एक्सटेंशन को या रिस्ट्रिक्शन को जानता होगा या फिर नहीं जानता होगा. तो डियर, अगर वो जानता है फिर भी डीलिंग कर ले रहा है तो वो चीज फर्म को बाइंड नहीं करेगी. क्लियर है? लेकिन अगर उसे इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता, वो आपके बीच में हुए एग्रीमेंट को नहीं जानता और आपने ऐसे कोई एग्रीमेंट कर लिया जो आपकी अथॉरिटी के बियॉन्ड था लेकिन जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर था, क्लियर है, तो वो फर्म को बाइंड कर देगा. डन जी. चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूं. एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. सुन लेना, ठीक है, उसके बाद लिखना चाहो तो आप लिख लेना. फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये तीन पार्टनर है. क्लियर है? ये तीन पार्टनर है. अब मिस्टर सी को अलाउड है कि वो बैंक जाकर फर्म के बिहाफ पे सिर्फ 5 लाख रुपए का लोन ले सकता है. ऐसा इनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड हुआ. कितने का? 5 लाख रुपए का लोन ले सकता है. क्लियर है? हद से हद इतना ही. तो मिस्टर सी बैंक जाते हैं और बैंक मैनेजर साहब को बोलते हैं कि 7 लाख रुपए का लोन चाहिए जी, 7 लाख रुपए का. ठीक है, अब दो केस. मैनेजर नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड डोंट नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन. या तो मैनेजर को पता है कि ए बी सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 लाख वाला, या नहीं पता. माय डियर, अगर बैंक को, मैनेजर को पता है कि 7 लाख रुपए का जो एग्रीमेंट है वो हो रखा है और फिर भी ये इसको 7 लाख रुपए दे देता है, तो ये पर्सन बाकी पार्टनर्स को लायबल नहीं मान सकता. क्लियर है? लेकिन अगर मैनेजर को नहीं पता कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो रुपया दे देता है और ये लोन लेने का काम अगर इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है तो फर्म बाइंड हो जाएगी.
भले ही रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। फिर ए और बी ये नहीं बोल सकते थे कि हमने तो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसने क्यों 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है ना सर कि आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। क्लियर है? डन, वेरी गुड। लिखिए जी। सेक्शन नंबर 20 हो गया डियर। आज का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 21, छोटा सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 22 तक कवर हो जाएगा। क्लियर है? लिखिए जी, पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। A partner has authority in emergency to do all such acts। वो सारे काम कर सकता है for the purpose of protecting the firm, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर जी? फ्रॉम लॉसेस। as would be done by a person of ordinary prudence। ठीक है, मतलब कि जो भी कोई नॉर्मल पर्सन करता इमरजेंसी के केस में, अपने केस में, वही काम एक पार्टनर कर सकता है फर्म को बचाने के लिए। क्लियर है? थोड़ा सा हो रहा है। प्रूडेंस इन हिज ओन केस। चलिए, और ऑल सच एक्ट्स बाइंड दी फर्म। इसके लिए किए गए कोई भी काम से फर्म बाइंड भी हो जाएगी। ठीक है, फर्म लायबल हो जाएगी। क्लियर जी? डन। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करेंगे। हमने किया सेक्शन नंबर 18, 19 हमने 22 के साथ पढ़ा, फिर 20 एंड 21। सेक्शन नंबर 21 और 22 हमने 19 के साथ कर लिया था। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 तक हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27, 28 तक खत्म करने की ट्राई करेंगे। क्लियर जी? तो पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। कोई भी डाउट्स है डियर तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।